नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के बसंत पंचायत के बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे सामुदायिक किचन को प्रशासन ने शुक्रवार को बंद कर दिया। इसी आक्रोश में बसंत पंचायत के बाढ़ पीड़ितों का आक्रोश बढ़ गया। वे लोग औराई थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी NH 77 को गोपालपुर में टायर जलाकर बांस बल्ले से जाम कर दिया। जिला प्रशासन व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सैकड़ों की संख्या में बाढ़ पीड़ित NH पर आक्रोश दिखा रहे थे। 2 घंटे से अधिक समय से NH जाम होने से दोनों तरफ करीब 5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, मगर आक्रोशित बाढ़ पीड़ित किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच बाढ़ पीड़ितों के बीच में शामिल असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी कर दी। चर्चा है कि पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में 4 राउंड हवाई फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। झड़प की सूचना पर सीनियर पदाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। अंत में पुलिस को लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ना पड़ा। इस घटना में बिदौल OP प्रभारी मनोज कुमार सिंह को हल्की चोट आई है। पुलिस इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने में जुट गई है। हुआ है इसको, क्या हुआ है? मारा है, पुलिस मारा है। काहे मारा है पुलिस वाला? काहे मारा है? काहे जाम किए थे आप लोग रोड को? बोलिए ना। अच्छा, आपके घर में दाहर आया है? सरपंच पानी है तैले सड़क जाम कर लिए। अच्छा, तो पुलिस वाला लाठी चार्ज किया है। क्या हुआ है इनको? कपार फट गया है। नहीं, ये जैसी ये नहीं मेरे संज्ञान में है और जो सूचना औराई थानाध्यक्ष द्वारा दी गई है, सीतामढ़ी और जो मुजफ्फरपुर मार्ग आता है उसको बाढ़ पीड़ित जो थे, जो सड़क पर आकर अपना बसेरा बसा लिए, उनके द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही थी और मुआवजा नहीं मिलने के चलते उन्होंने रोड जाम किया हुआ था। तो हमारे औराई थानाध्यक्ष वहाँ जा कर के उस सारा चीज़ देखे और उनसे अनुनय विनय काफ़ी किया गया। उसके बाद भी रोड जाम जब क्लियर नहीं हुआ तो चूँकि इधर से जो जाम करने वाले लोग थे वो उनकी धक्का मुक्की कर रहे थे, इस बीच हल्का बल प्रयोग किया गया है रोड जाम को क्लियर कराने के लिए। फायरिंग की बात का की पुष्टि नहीं हो पाई है। पथराव तो हुआ है पुलिस पे पथराव हुआ है, इसके बाद ही हल्का बल प्रयोग किया गया था। क्या पुलिस भी कोई जवान चोटिल हुए हैं? इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कोई ग्रामीण भी घायल है? नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी मिलती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। अभी क्या स्थिति है वहाँ? अभी रोड क्लियर है, जाम अब नहीं है, आवाजाही प्रारंभ है। मुजफ्फरपुर के गोबरसही से सकरी जाने वाले मार्ग में लदौरा के पास डुमरी पुल के समीप विदेशी शराब निर्माण के साथ उसकी बॉटलिंग व पैकेजिंग करने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। शराब निर्माण प्लांट से भारी मात्रा में स्प्रिट तैयार शराब, अर्धनिर्मित शराब जब्त किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के विदेशी शराब के ब्रांड की बोतल, पैकेट, रैपर, ढक्कन, मुहर आदि भी जब्त हुए हैं। इसके अलावा बॉटलिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, वाटर प्लांट की मशीनें जब्त की गई हैं। मौके से कारोबारी धीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उत्पाद टीम ने नकली शराब फैक्ट्री के गोदाम को ताला लगाकर सील कर दिया है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त
विजय शेखर दुबे ने बताया कि लंबे समय से शराब माफिया स्प्रिट से शराब बनाने का गोरख धंधा चला रहा था। संगठित रूप से शराब निर्माण की मिनी फैक्ट्री बना रखी थी। इसमें आधा दर्जन से अधिक शराब माफियाओं को चिन्हित किया गया है। सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि लदौरा के पास डुमरी पुल है, जहां एक घर है जहां शराब बनाने का काम हो रहा है, विदेशी शराब बनाने का। तो तुरंत टीम का गठन किया गया और मैं भी टीम के साथ प्रस्थान किया और वहां हम लोगों ने देखा कि एक आदमी काम सही में ये बॉटलिंग का काम कर रहा था फॉरेन लीकर का, और उसमें करीब 250 लीटर स्प्रिट मिला है 8 PM ब्रांड का, और ऑफिसर्स चॉइस और ब्लैक हाइना जो फॉर सेल इन भूटान होता है उसका भी कुछ बॉटल्स और रैपर्स मिला है। मतलब वहाँ विदेशी शराब बनाने का काम हो रहा था। और एक धीरज कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं, अनुसंधान किया जा रहा है और हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। ये लोग कैसे बनाते थे शराब, किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? उसमें स्प्रिट का इस्तेमाल है और कैरामेल है और ओरिजिनल टाइप, बिल्कुल आपको देख के लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल शराब है, क्योंकि टेट्रा पैक वगैरह सब उस वैसा ही है जैसा कि एक्चुअल में होता है। इनके सिंडिकेट में और भी कोई है? अभी अनुसंधान किया जा रहा है, हम लोग नाम लाएंगे सामने। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन शुक्रवार को मां दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। मुजफ्फरपुर के सभी माता के मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। रमना स्थित राजराजेश्वरी देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में बड़े बुजुर्गों के साथ छोटे छोटे बच्चों की भी भीड़ जुटी रही। मंदिरों के आसपास सजे पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानों से मेले जैसा माहौल बन गया है। मुख्य बाजार से लेकर गली मोहल्ले में सुबह से देर रात तक गहमा गहमी बढ़ गई है। शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। गरीब स्थान मंदिर के पुजारी महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में आने वाले समस्त संघर्षों से निजात मिलता है। माँ का द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का आज पूजा हुआ है, और माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा करने से सबसे बड़ा फल तो ये है कि माँ ब्रह्मचारिणी जो है कठोर तप की थी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए। इसलिए महिलाएं खास करके इस व्रत को करती हैं और कुमारी कन्या खास करके करती हैं। और द्वितीया जो है माँ ब्रह्मचारिणी का सबसे बड़ा है कि वो विघ्न को नष्ट करती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, और सब साधक भी हैं, इनका साधना भी लोग करते हैं। और तांत्रिक लोग जो है खास करके आज का साधना करते हैं इसलिए कि माँ साधक हैं और सिद्धि की प्राप्ति जल्द देती हैं अपने भक्तों को। कल माँ चंद्रघंटा का पूजा है। चंद्रघंटा के माँ का पूजा करने से धन समृद्धि और जो केस मुकदमा इसमें जो बाधाएं आती हैं उस बाधाएं का माँ नष्ट करती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति कर देती हैं भक्तों को। इसलिए माँ चंद्रघंटा का पूजा किया जाता है। मुजफ्फरपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी के कोर्ट में शुक्रवार को बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ, सचिव वैद्यनाथ यादव और मुजफ्फरपुर के शिक्षा पदाधिकारी मुस्तफ़ा हुसैन मंसूरी के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया। यह मुकदमा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के द्वारा दर्ज कराया गया है, जिसमें जुर्म दफा 352, 353 और 197 BNS के तहत मामला दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी अगली सुनवाई की तारीख 28 अक्टूबर 2024 मुकर्रर की है। मामले के संबंध में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कहा कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय स्तर पर सभी विभागों में छुट्टियां घोषित हैं, पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में एक साजिश के तहत 2 अक्टूबर की छुट्टी को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि अगले बरस 2025 के कैलेंडर में भी 2 अक्टूबर की छुट्टी को गायब कर दिया गया। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कहा कि जानबूझकर इन लोगों के द्वारा अपमानित करने के लिए, देश को खंड खंड करने के लिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बदनाम करने के लिए इस छुट्टी को रद्द किया गया है। 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है और
स्वर्गीय जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उन दोनों आदमी का उस दिन जयंती होता है। और राष्ट्रीय हर विभाग में छुट्टियां पहले से दी गई हुई है। उस छुट्टी को बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा और अन्य पदाधिकारी हैं उनके द्वारा यह छुट्टी को रद्द कर दिया गया और सभी शिक्षकों को 2 अक्टूबर के दिन स्कूल खोलने, कार्यालय खोलने का आदेश दी गई। और इतना ही नहीं, जो 2025 में छुट्टी जो शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित की गई है, जारी किया गया है, उसमें भी अगले 2025 में भी 2 अक्टूबर की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि इन लोगों के द्वारा जो राष्ट्रपिता हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी जी को, जिनकी जयंती लोग मनाता है, जो राष्ट्र के धरोहर थे, जिनका योगदान था देश के लिए, और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका अहम भूमिका था इस देश के लिए, इसे देश को ही अपमानित नहीं किया है, बल्कि राष्ट्र को अपमानित करने के साथ साथ पूरे आम जनता को इसे अपमानित किया है और इसे खंड खंड करने का प्रयास किया है। इसी को लेकर के आज मैंने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी प्रथम की अदालत में जो शिक्षा विभाग बिहार के प्रधान सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ के साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं बैद्यनाथ यादव और मुजफ्फरपुर के डीईओ हैं मुस्तफ़ा हुसैन अंसारी, इन तीनों के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा जो नया धारा बना है BNSS उसके 352, 353, 197 के तहत दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय को मैंने बताया है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर इसकी छुट्टी है, दी गई थी और इसे रद्द करके स्कूल खुलवाने का कार्य किया गया है। जब मैं गया, बाजितपुर कोदरिया के अंतर्गत एक स्कूल है उत्क्रमित विद्यालय बिसहर चौक पर, देखकर मैं दंग रह गया। पूछा तो कहा गया कि स्कूल सारे बिहार में खोलने का आदेश दिया गया है। उसके बाद में पत्र मुझे प्राप्त हुआ जो अगले साल भी का भी छुट्टी का लिस्ट जारी किया गया है, उसमें भी 2 अक्टूबर की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। तो माननीय न्यायालय से मैंने कहा है कि यह महात्मा गांधी जी का अपमान, देश का अपमान, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का अपमान है, इसलिए इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए रख लिया है और इसे 28 अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। क्या कुछ कारण बताया रद्द करने का? कोई कारण नहीं बताया गया है। छुट्टियां बहुत सारे होते हैं, ठीक है कि स्कूल में पढ़ाई अच्छा से हो, इसके लिए कम छुट्टी हो, लेकिन देश के जो धरोहर हैं, जिनके नोटों पर उनका फ़ोटो लगाया जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, बापू कहा जाता है, और उनके जन्मदिन पर जो छुट्टी था उसको अपने स्तर से बिहार सरकार कोई कैबिनेट की बैठक करके नहीं सूखी है। ये प्रधान सचिव के द्वारा, इन लोगों के द्वारा यह छुट्टी का जो लिस्ट जारी किया गया है, यह अशोभनीय ही नहीं, निंदनीय भी। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत और उसे आतंकी कहने पर मुजफ्फरपुर में गुरुवार की शाम विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही शिया मुस्लिम ने कैंडल मार्च निकाला। लेबनान में इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय में गुस्से का माहौल है। मौलाना सैयद काजिम साबिब के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने कमरा मोहल्ला इमाम चौक से सदियागंज टावर तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान नसरुल्लाह की तस्वीरें हाथों में लेकर इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नसरुल्लाह को शहीद बताया। मौलाना काजिम साबिब ने कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर रखा है और इसको लेकर लगातार भारत के कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं हसन नसरुल्लाह जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें सब आतंकवादी कह रहे हैं, जो बेहद गलत है। आज कैंडल मार्च का उद्देश्य ये है कि आग़ाए नसरुल्लाह जो कि जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हुआ है और जुल्म हो रहा है, ख़ुद जो बीजेपी के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका कहना ये है कि फ़िलिस्तीनियों पे इजराइल ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है। हम तमाम कब्ज़े के ख़िलाफ़ है दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब क्यों लोग जो है वो जो लोग फ़िलिस्तीन के हक़ में लड़ रहे हैं, उसको कुछ लोग इजराइल के दबाव में आतंकवादी कह रहे हैं। हमारा अभी सबसे बड़ा एहतजाज ये है कि जिस तरह इजराइल फ़िलिस्तीन की पूरी ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुआ है और हम लोग हमेशा कब्ज़े के ख़िलाफ़ रहे हैं, आज ऐसे लोगों को जो उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। इसलिए आग़ाए नसरुल्लाह जो फ़िलिस्तीनियों के हक़ के लिए लड़ रहे थे, जब उनको इजराइल ने मारा इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ जाके, जो इंटरनेशनल लॉ उसके ख़िलाफ़ जाके इजराइल हमला कर रहा है,
22,000 बच्चे मारे गए। आज तक लोगों को आतंकवादी नजर वो नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल पे हमला कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वार कर रहा है, वार क्रिमिनल लिखा हुआ है, उसको कोई बुरा नहीं कह रहा है। नसरुल्लाह को ये इजराइल के गाइडेंस में जो काम हो रहा है, कुछ लोग हमारे अंदर उसको जो टेररिस्ट कह रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। हिंदुस्तान हमेशा अमन वालों का साथ दिया है, जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों का हिंदुस्तान ने साथ दिया है। आज हम अपनी सरकार को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर से जो लोग, कुछ लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं और नसरुल्लाह को आतंकवादी कह रहे हैं, वो इजराइल पे जोर डाले कि फिलिस्तीनियों को न मारे, वो कानून इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाके काम ना करे। हमारे गांधी जी जो अफ्रीका जाके वहाँ के ब्लैक्स के लिए लड़े, तो हमारा तरीका रहा है, हम मुल्क नहीं देखते, हम मजलूमों के लिए लड़ते हैं। चाहे जहाँ मजलूम हो, बांग्लादेश में जुल्म हुआ, हम उसके खिलाफ बोलेंगे जो हमारे हिंदू भाइयों पे, क्योंकि इस्लाम वो है कि अगर कोई भी किसी पे जुल्म करे, चाहे वो कोई मुसलमान हिंदू पे करे या हिंदू मुसलमान पे, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे कानून के दायरे में। आज हम संविधान का ख्याल रखते हुए हम यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी सरकार से अपील करते हैं कि नसरुल्लाह जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है। कासिम सुलेमानी, जिनको इजराइल ने मारा, अमेरिका ने मारा, यहाँ के मीडिया उनको आतंकवादी कह रहा था, उन्होंने 18 नर्स को बचाया था हिंदुस्तान की जो इराक में थी। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा के नेतृत्व में पूरे बिहार में अधिवक्ताओं एवं पत्रकारों के लिए सुरक्षा अधिनियम लागू करवाने हेतु हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। एडवोकेट्स एसोसिएशन में विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष रामशरण सिंह ने कहा कि पूरा विश्वास है कि अधिवक्ता एसके झा इस मुहिम में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। संघ के महासचिव वीरेंद्र कुमार लाल ने कहा कि हम सभी लोग अधिवक्ता एसके झा के साथ हैं। अधिवक्ताओं और पत्रकारों के हितों के लिए अधिवक्ता एसके झा की यह पहल सराहनीय है। वरीय अधिवक्ता विजय कुमार शाही ने कहा कि मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा अधिवक्ता समाज के धरोहर हैं। इनके कुशल नेतृत्व में एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि अधिवक्ता और पत्रकार लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं। इनकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारा यह अभियान पूरे बिहार में चलेगा। इसके बाद हम माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करेंगे और सरकार पर कोर्ट के माध्यम से अधिनियम बनाने हेतु दबाव बनाएंगे। मौके पर अधिवक्ता राजीव रंजन, भोलेनाथ वर्मा, मुकेश ठाकुर, प्रमोद ठाकुर, ब्रजेश कुमार, राम सरोज सिंह, मोहम्मद कयूम, गरीब राज, नेहा कुमारी, प्रफुल्ल श्रीवास्तव, अजय कुमार, अनिल झा, प्रवीण श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता और पत्रकार मौजूद थे। सिद्धांत के अनुसार प्रशासन के 3 अंग लोग समझते थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एक और जुडिशियरी, 3 को, जिसमें मैं समझता हूं कि चौथा स्तंभ पत्रकार है। इनके बिना, इनकी रुचि के बिना कोई भी प्रशासन का काम, मैं नहीं समझता हूं कि उसका प्रचार प्रसार होगा और उससे लोगों को कोई सीख मिल सकती है। इसलिए पत्रकारों को निर्भीक होकर काम करने के लिए आवश्यक है कि पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट बने, जिसके अंतर्गत उनकी सुरक्षा हो सके और निर्भीक होकर अपना रिपोर्ट कर सके। पत्रकारों की यह जो प्रशासन के 3 अंग हैं, इन सारे लोगों को मदद करता है अधिवक्ता। अधिवक्ता भी एक मुख्य स्तंभ है सरकार का और इसके बिना मैं समझता हूँ कि कानून को ठीक से लागू करने में या कोई भी संस्था सक्षम नहीं है। जो हम लोगों के बीच में एसके झा साहब, साथी, आप जितने भी जर्नलिस्ट साथी हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं और शुरुआत एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर से हो रहा है। अब जहाँ तक बात है एसके झा साहब और आप लोग मिलकर के जो चला रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के, और इसमें आज हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है। जब नीचे स्तर से हम लोग चलेंगे तब ऊपर तक बात जाएगी। वैसे तो पॉलिटिकल बात होता है, नेतागिरी की बात है, नेताजी लोग अपना काम कर लेते हैं, लेकिन ये जो है जुडिशियरी में एडवोकेट और
आप लोग जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे किसी भी का रहे, हिंदुस्तान के रहे, दैनिक जा रहे या किसी अन्य का रहे, और दोनों को आप लोग जो मुहिम शुरू किए हैं उसमें न प्रोटेक्शन है अधिवक्ताओं का, न प्रोटेक्शन है आप लोगों का जो सो कॉल्ड आप लोग पत्रकार लोग हैं। तो ये दोनों के लिए सरकार के भी दिमाग में कहीं से कुछ नहीं चल रहा है, न कोई आपके पीछे और वो अधिवक्ताओं के पीछे कोई प्रोटेक्शन देने वाला है और न उनके बारे में सोच रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों का ये जो है ये लाएगा, रंग खिलाएगा, गुल खिलाएगा और सरकार तक की बात जाएगी। और जैसा कि आप लोगों का है, एसके झा साहब भी हैं, प्रोटेक्शन के लिए आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ अपनी बात, और क्या अधिवक्ताओं को प्रॉब्लम है, क्या आप लोग पत्रकार लोगों को प्रॉब्लम है, जब रखा जाएगा और हियरिंग होगी और उसमें सभी बातों पर विचार करते हुए ऑनरेबल कोर्ट के जो भी हों तो उस पर विचार करके करेंगे। हमको लगता है कि आप लोग जो मुहिम छेड़े हैं वह मुहिम रंग लाएगा और अधिवक्ताओं को भी, पत्रकार को भी, सभी को समस्याएं से निदान मिलेगा। आज कोई नहीं है, आज पत्रकार आप हैं, आप जाते हैं जेन्युइन बात उठाते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। यदि आप फंस गए हैं कहीं, नज़दीक का कोई एसडीपीओ हो, थानेदार हो, उसको बार बार आप कॉल करेंगे, लेकिन वो आवेंगे कब? जब आपके साथ कोई विशेष परिस्थिति हो जाएगी, आपके साथ कुछ कैजुअलिटी हो जाएगा। वही हालत आपको अधिवक्ताओं के लिए है। अधिवक्ता जब 10 बजे से आप कचहरी के लिए चलता है तो रास्ते में कोई प्रोटेक्शन नहीं। जिस ढंग से पत्रकार घिर जाते हैं उसी ढंग से अधिवक्ता लोग भी रास्ते में घिरते हैं। यह अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम और पत्रकार सुरक्षा अधिनियम, इसके लिए हम पूरे बिहार के 38 ज़िले में हमको हर एक पत्रकार साथियों से और हर एक विद्वान अधिवक्ता साथियों से हमें मिलना है और उनसे हस्ताक्षर के माध्यम से उनका समर्थन लेना है। और हमारी लड़ाई जो है वह रोड पर नहीं होगी, यह विद्वानों की लड़ाई है, यह विद्वानों के बीच में रहेगी। और हम लोग काफ़ी संख्या में जब हम लोग हस्ताक्षर अभियान में आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद में हम लोग माननीय पटना उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका दायर करेंगे और लोकहित याचिका के माध्यम से हम सरकार पर हम यह दबाव बनवाएंगे कि बिहार प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए और पत्रकारों के लिए सुरक्षा बने और उसके लिए सुरक्षा कानून बने। जैसे राजस्थान में अधिवक्ता के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना है वैसे बिहार प्रदेश में ही बने और पत्रकार के लिए भी बने, क्योंकि अगर यह आवाज़ नहीं उठेगी, जन जागृति अभियान नहीं चलेगा तो फिर अधिवक्ता और पत्रकार की फिर सुरक्षा पर फिर बात फिर नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने आज से यह अभियान को अपने एडवोकेट एसोसिएशन सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर से प्रारंभ किया है, जो बिहार के 38 ज़िला में हमको जाना है और 38 जिला के विद्वान अधिवक्ता साथियों और पत्रकार साथियों से हमें मिलना है। श्री हरि कृपा सेवा एवं सत्संग समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर रोड रामदयालु सिंह महाविद्यालय के पिछले गेट स्थित श्री श्री 1008 अंजनेय महावीर बाबा त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आगामी 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो रोजाना संध्या 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस राम कथा में कथावाचक संत आचार्य श्री श्री 108 स्वामी दिग्विजय नारायण सिंह जी महाराज भक्तों को श्री राम कथा सुनाएंगे। जानकारी देते हुए नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि राम कथा जीवों का कल्याण करने का मुख्य साधन है और भगवान की भक्ति का एक मार्ग है। नवरात्र के समय इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि हम भक्तों को नवरात्रि के कथा के माध्यम से लोगों को सुख समृद्धि देंगे और भगवान श्री राम की उपासना कैसे की जाती है यह भक्तों को बताएंगे। राम कथा कलयुग में जीवों का कल्याण करने का प्रमुख साधन है और भगवान की भक्ति का एक मार्ग है।
इसलिए हम सब राम कथा इस नवरात्र में आयोजन हुआ है। उसमें नवरात्र कथा के माध्यम से लोगों को सुख समृद्धि का संदेश देंगे और भगवान श्री राम की उपासना कैसे की जाती है उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे हम सब। राम कथा का बहुत ही महत्व है। इसी उद्देश्य को देखते हुए 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक गन्नीपुर स्थित रामदयालु नगर रामदयालु महाविद्यालय के पिछला गेट अजन्य महावीर मंदिर बाबा त्रिलोकेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में राम कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस कलयुग में राम का नाम ही काफ़ी महत्व है। अगर आप रामायण नहीं पढ़ते हैं, केवल राम का नाम ही लेते हैं, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए श्री श्री 108 महान कथावाचक, महान धार्मिक चिंतक स्वामी दिग्विजय नारायण सिंह जी महाराज द्वारा 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मुजफ्फरपुर के 0 माइल स्थित भव्या बजाज में शुक्रवार को दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 लॉन्च की गई। इसके साथ ही इसकी बिक्री भी शुरू कर दी गई। कंपनी का दावा है कि ये बाइक फुल टैंक में 330 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है। आकर्षक लुक और स्पोर्टी डिज़ाइन से लैस इस डुअल फ्यूल टेक्नोलॉजी से लैस बाइक की शुरुआती कीमत 94,995 रुपये तय की गई है। लॉन्चिंग कार्यक्रम की शुरुआत बजाज कंपनी के ASM प्रियरंजन, लोहुआ मुखिया अभय कुमार सिंह, भव्या बजाज के प्रोप्राइटर आलोक सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन और केक काटकर की। मौके पर बजाज कंपनी के ASM प्रियरंजन ने कहा कि बजाज फ्रीडम 125 दुनिया की पहली CNG बाइक है। इसे कंपनी अलग अलग चरणों में देश के विभिन्न राज्यों में लॉन्च कर रही है। आज इसे मुजफ्फरपुर में लॉन्च किया गया है और साथ ही इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है। फ्रीडम 125 के लिए मिनिमम लेकिन स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। इसमें फुली LED हेडलाइट और टेल लाइट के साथ साथ हैलोजन इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। इसमें एक मोनोक्रोम LCD डिस्प्ले के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। बजाज ने फ्यूल टैंक पर एक कॉमन फ्लैप दिया है जिसे ओपन कर आप पेट्रोल और CNG दोनों रिफिल करवा सकते हैं। बजाज फ्रीडम में लगाए गए CNG टैंक को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से अधिकाधिक सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है जो सरकारी सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करता है। मैं पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत ही ख़ास है हमारे लिए। आज वर्ल्ड फर्स्ट CNG बाइक जो है फ्रीडम 125 लॉन्च हुई है और आज ये भव्या बजाज में लॉन्च हुई है और आप लोग देख सकते हैं लोगों का उत्साह। CNG बाइक, पहली दफ़ा CNG बाइक आई है, उसको देखने के लिए लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा है और हमने जितनी गाड़ियां यहाँ उतारी लगभग ऑलमोस्ट हमने सब बुकिंग कर लिया है और इस चीज़ को देखते हुए हम और आगे कस्टमर को डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए और भी गाड़ियाँ मंगा रहे हैं। एक्चुअली अगर देखेंगे तो इस गाड़ी में 2 kg का CNG बॉक्स होता है एंड 2 लीटर फ्यूल टैंक का कैपेसिटी का इसमें वो होता है। तो 330 किलोमीटर आप एक बार अगर भरा लेते हैं तो 330 प्लस किलोमीटर एक साथ चल सकते हैं। कितना न्यूनतम डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को हम लोग ले सकें? हमारे पास बहुत ही अच्छी फाइनेंस स्कीम चल रही है। 5,999 के डाउन पेमेंट में हम ये गाड़ी उपलब्ध करा सकते हैं कस्टमर को। गाड़ी का क्या रेंज से स्टार्टिंग है? जैसा कि आप देख सकते हैं 94,995 से बेसिक प्राइसेस की शुरू हो जाती है। इसमें मॉडल भी है? यस, इस गाड़ी में कुल 7 कलर हैं, साथ ही साथ 3 वेरिएंट है। ड्रम डिस्क का ऑप्शन है। इस गाड़ी के कुछ फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ कि CNG वर्ल्ड की फर्स्ट CNG बाइक होने के साथ साथ इसमें ये पूरी फीचर्स किससे लैस गाड़ी है। आप इसका सामने का फ्रंट लाइट देखते हैं तो वो एक LED फ्रंट उसमें लाइट दिया हुआ है। बैक लाइट जो है वो भी LED है।
सीट इसकी 785 mm, जो कि सबसे लंबी सीट इस रेंज में, इस रेंज की जितनी भी गाड़ियाँ उसमें सबसे लंबी सीट इसमें प्रोवाइड की गई है, ताकि आप कंफर्टेबली लंबी दूर तक आप यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें फीचर ऐड किए हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुमशुदा युवक की तलाश है। इसके बारे में कोई भी जानकारी देने या खोजने में मदद करने वाले को मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो नाम पता गौर से सुनिए। गुमशुदा युवक का नाम सुजीत दास है। पिता झंडू दास। उम्र 27 साल। कद 5 फुट 1 इंच। रंग सांवला। भाषा बंगला बंगाली। पता हिल्ली बैकुंठपुर, हिल्ली, जिला दक्षिण दिनाजपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। सुजीत दास दिनांक 15/11/2020 को ब्रह्मपुरा MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर के पास से बीबीगंज स्थित किसी मोहल्ले में मजदूरी कार्य हेतु गए थे, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए। इस संबंध में उनके परिजनों ने ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुमशुदा सुजीत दास मानसिक रूप से कमजोर भी है। गुमशुदा सुजीत दास के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी, सूचना देने वाले, बरामदगी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।